आ रहे हैं। आज बड़ा हर्ष का समय है और इस समय हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। आकाशवाणी पटना का परिवार आप सभी के बीच है। भारतीय व्यापार प्रबंधन संस्थान के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। यहाँ उपस्थित सभी माननीय वक्ताओं एवं श्रोतागण का यानी आप सभी का स्वागत है। हमारे देश भारत को अभी G20 की अध्यक्षता करने का अवसर बड़े ही सही वक्त पर मिला है। तरह तरह के संकट से जूझ रही ये दुनिया बेहतर कल की कामना कर रही है। समस्या बड़ी हो या छोटी, हर समस्या का निदान, हर संकट में उबरने का प्रयास जारी है। महामारी, पर्यावरण संतुलन, जलवायु, लैंगिक असमानता, खासकर महिलाओं की समस्याओं से संबंधित कई पहलू हैं जिन पर G20 गहराई से विचार कर रहा है। साथ ही सभी मुद्दों पर कार्य भी हो रहा है। एक समय था जब नारी का दायरा घर, आंगन, दहलीज के अंदर तक सीमित था, लेकिन आज की बदली स्थिति, उपभोक्ता संस्कृति का पांव फैलाना, बढ़ता मोहजाल, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्ति की मानसिक चेतना में आता बदलाव, स्त्री शिक्षा और उससे उत्पन्न स्त्रियों में बढ़ता आत्मविश्वास ने नारी को अलग पहचान दिलाई है। आज महिलाओं का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। घर और बाहर की दोहरी भूमिका निभाते हुए उसे अपने अस्तित्व की भी रक्षा करनी है। महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न ने उसे अंदर तक आहत किया है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। आज हमारे इस संगोष्ठी का विषय है यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। इस विषय पर विचार प्रकट करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रबुद्ध वक्ता हमारे बीच आमंत्रित हैं। आप सभी देख रहे होंगे मंच पर वो विराजमान हैं। आप सभी का परिचय करा दूं। माननीय डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, आकाशवाणी पटना और दूरदर्शन पटना के कार्यक्रम प्रमुख। प्रोफेसर डॉक्टर A.K. नायक जी, एडवाइजर IIBM। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। प्रोफेसर रोहित सिंह, ग्रुप डायरेक्टर IIBM, and Dr. Zakir Hussain, Group of Institutions. Professor Dr. Jyotsna Rai, Head of Department Marketing IIBM. Arya Parmar, Student, Member Student Council IIBM. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा शर्मा, हाई कोर्ट, मेंबर कंज्यूमर कोर्ट। और श्रीमती नंदिनी वर्मा, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी पटना। सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं स्वागत भाषण के लिए आकाशवाणी पटना और दूरदर्शन पटना के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजकुमार नाहर जी को। इनके प्रयास और सहयोग से आज हम इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और इस खूबसूरत से IIBM के इस सभागार में इसकी खूबसूरती और भी इसलिए बढ़ गई है कि देश के निर्माण में जो आगे आकर कमान संभालेंगे, वो जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, उनके बैठने से जो खूबसूरती बढ़ गई है। और
उनको दिशा देने में उनका मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए प्रयास करने वाले जो गुरुजन या कुछ बताने वाले जो विद्वज्जन आज इस मंच पर आसीन हैं, उन तमाम लोगों को आकाशवाणी पटना के इस G20 पर आधारित कार्यक्रम में पूरे परिवार की ओर से, आकाशवाणी महानिदेशालय की ओर से, प्रसार भारती की ओर से आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं और दिल से आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आकाशवाणी आप लोगों के साथ हमेशा से था, अभी है और हमेशा रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से भारत को G20 की अध्यक्षता का जो ये दायित्व दिया गया है, उसका ये उत्सव हम लोग मना रहे हैं। हम सभी लोग G20 के बारे में जान गए हैं। हमारे विद्वज्जन जो मंच पर बैठे हैं वो सभी आपको बताएंगे। इसमें तमाम विषय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अध्यक्षता का जो एक गौरव हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इस गौरव को दिलाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम सभी जानते हैं कि क्रम से हर देश को बारी बारी से इसका दायित्व दिया जाता है। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि अगला भारतवर्ष के बाद जिसको दायित्व सौंपा गया है वो कौन सा कंट्री है? कोई बात नहीं है, हम लोग ये कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें कि कुछ क्वेश्चनायर भी करेंगे और जो बच्चे पुरस्कृत होंगे, जो बताएंगे, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, ब्राज़ील को इसके बाद दायित्व दिया गया है, भारतवर्ष के बाद। तो मैं मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर A.K. नायक, जो सिर्फ IIBM के एडवाइजर ही नहीं बल्कि जो नायक की भूमिका होती है, अपने प्रदेश को छोड़कर बिहार के इस पावन भूमि को और सींचने के लिए जिस व्यक्ति ने 40 वर्षों का अपना समय इस बिहार को समर्पित किया, एक बार मैं चाहता हूं कि उसके लिए जोरदार तालियां। परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर A.K. नायक जी, डॉक्टर रोहित सिंह, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। ये निदेशक हैं IIBM एवं जाकिर हुसैन संस्थान पटना के। लेकिन ये वो शख्स हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई और बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों में, इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में, देश विदेश में कार्यों को संपन्न करने के बावजूद, उस मुकाम को हासिल करने के बावजूद इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया इस बिहार के लिए और आपके इस संस्थान के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे व्यक्ति के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। गुरुतुल्य डॉक्टर ज्योत्सना राय, प्राध्यापक IIBM पटना, जो आप लोगों को समय समय पर सही ज्ञान और सही दिशा की ओर प्रेरित करने वाली मैडम को भी बहुत बहुत प्रणाम। उसके अलावा आज का जो प्रमुख विषय है नारी सशक्तिकरण, उसमें जो हम G20 का वसुधैव कुटुंबकम का जो टाइटल है, इसके बारे में विद्वज्जन बताएंगे कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है, नारी सशक्तिकरण में किस तरह से उनको और भी मजबूत करना है, क्योंकि नारी हमेशा पूजनीय थी, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगी। बिहार एक ऐसा प्रदेश है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक साधारण से मनुष्य को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की शक्ति नारी में ही थी, माता जानकी को, जिन्होंने एक साधारण से पुरुष को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बना दिया।
तो नारी कमजोर कभी नहीं थी, लेकिन वो इतनी शालीन है, इतनी विनम्र होती हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छा नहीं हम मानते हैं। तो अति विनम्रता जो है, उनको बहुत सी चीजों को बयां करने में उनको 10 बार सोचना पड़ता है। उसकी मजबूती के लिए उनकी विनम्रता, उनके सहजता का कोई गलत फायदा न उठाए। इसलिए आज हमारे इस मंच पर आदरणीय श्रीमती इंदिरा शर्मा जी, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय की, वो आज आप लोगों को बताएंगी कि नारी मजबूत हैं, लेकिन वो क्यों चुप रहती हैं। उनके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनको हम जानते हुए भी चुप रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हम नहीं जान पाते हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो जो उस ज्ञान को आप तक बताएंगे, उनके लिए भी मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियां उनके लिए। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाली आकाशवाणी पटना की सबसे मजबूत पिलर, जिसको मैं कहूँगा, आदरणीय हमारी कुलीग, हम लोग सब लोग सहकर्मी हैं। अलग बात है, कोई किसी चेयर पे हो, कोई किसी चेयर पे हो, लेकिन सीनियर मोस्ट, बहुत ही वरीय कार्यक्रम अधिशासी श्रीमती नंदनी वर्मा जी, जिन्होंने इस समस्त कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है, उनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं। और चूंकि जैसा कि हमारे बारे में हमारी जो संचालिका महोदय हैं, कहाँ गई वो, है ना, उन्होंने कहा कि मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों जगह का कार्यक्रम प्रमुख हूँ। तो जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो ये बड़ा ही सुखद एक संजोग है कि दूरदर्शन भी आ जा रहा है, क्योंकि दोनों जगह मैं ही हूँ, तो आकाशवाणी को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और दूरदर्शन भी। तो वहाँ के जो सबसे मेधावी कार्यक्रम अधिशासी हैं श्री मनोज प्रभाकर जी, वो भी अपनी टीम के साथ, और दूरदर्शन परिवार भी आ गया है। मनोज प्रभाकर के लिए भी जोरदार तालियां। और आकाशवाणी से हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे कार्यक्रम निष्पादक, हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रांसमिशन डॉक्टर रूपेश जी, देखिए कोई भी काम हम लोग 1 मिनट का भी करें, सुबह खड़ा हो जाओ बेटा, कोई भी कार्य हम करते हैं तो बिना सहयोग के हमारा नहीं हो पाता है। दूरदर्शन से भी हमारी टीम आई है, खड़े हो जाओ सौरभ। तो मैं इन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आदरणीय नायक साहब का और रोहित सर का, जिन्होंने अपना ये खूबसूरत सा परिसर दिया और सारी तमाम सुविधाएं इन्होंने दी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी प्राध्यापक गण बैठे हैं, या जितने भी यहाँ के टीम लोग हैं, जितने भी सहयोगी सहकर्मी, और आप जैसे खूबसूरत बच्चे, मेधावी बच्चे, आप तमाम लोगों को आकाशवाणी पटना की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं वचन देता हूं कि आगे भी सर का अगर स्नेह प्रेम मिलेगा, मैंने पहले भी आके कहा था कि डीडी बिहार आपके द्वार, इस तरह का कार्यक्रम मैं शुरू कर दिया हूं। और देखिए क्या सुखद अनुभूति है कि मैंने ये कहा और आज आकाशवाणी आपके द्वार पर आ गया है और दूरदर्शन भी आ गया है। सर आपका बहुत बहुत मैं हृदय से आपसे वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और G20 की यही सोच है, यही निर्देश है कि हम जन जन तक पहुँचें और बताएं कि G20 क्या है, क्यों हम आप तक पहुँच रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, किस तरह से पूरा विश्व एक पटल पर आना चाहता है। हम आर्थिक रूप से, शिक्षण के रूप में, हम हर क्षेत्र में एक रूप में दिखाई दें, इसी को लेकर जो हम ये कार्यक्रम आकाशवाणी की ओर से आए हैं। हम अपने तमाम चारों विंग, चाहे वो टेक्निकल विंग हो, एडमिन विंग हो, चाहे वो न्यूज़ विंग हो या कार्यक्रम, चारों विंग की ओर से पुनः आप समस्त मंचासीन विद्वज्जनों का और आप बच्चों का, सभी जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ कार्य को संपादित करने में लगे हैं, उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और हृदय से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार नाहर जी। आपने सही कहा, नारी पूजनीय थी, पूजनीय है और पूजनीय रहेगी। आपकी सोच काबिले तारीफ है। आपके शब्दों ने बच्चों में उत्साह और प्रेरणा का संचार किया है। वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, भारत का G20 अध्यक्षता का विषय यही है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय कार्यसूची के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है, जो दुनिया भर की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। कुछ खास मुद्दों पर G20 में खास ध्यान दिया जाता है, जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक बाजार, कृषि, ऊर्जा, जॉब मार्केट में महिलाओं की उन्नति, आतंकवाद विरोधी, कर और राजकोषीय नीति, इन सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा की बात है, इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। श्रोतागण से अनुरोध है कि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो कार्यक्रम के अंत में आप पूछ सकते हैं। यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। घर, दफ्तर, कार्यक्षेत्र, खेत, मजदूरी, सभी क्षेत्रों में नारी को अपनी दोहरी भूमिका और जिम्मेदारियों से उत्पन्न अनेक अंतर्विरोधों ने उसे एक नया यथार्थ दिया है। वह पुरुषों से कंधा मिलाकर न केवल प्रत्येक प्रगति सोपान पर अग्रसर है, आगे है, अपितु स्त्रीत्व का मूल धर्म उसे अकेले ही निभाना पड़ता है। जहां वह अधिक कर्मशील, कल्पनाशील, सजग प्रहरी का दायित्व भी निभाती है। सादर आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना राय को अपने विचार व्यक्त करने के लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मार्केटिंग, IIBM। नमस्कार सभी को। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति को आज मैं इस आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इससे पहले कि मैं यौन उत्पीड़न के नियंत्रण करके महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार साझा करूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक मशहूर वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं। लोगों को जागने के लिए महिलाओं को जागृत करना आवश्यक है। एक बार जब वह कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और ये राष्ट्र आगे बढ़ता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने विचार आप लोगों के बीच में रखूंगी। हमारे देश का सौभाग्य है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है और ये IIBM और ZHI ग्रुप का और सौभाग्य है कि आज ये आयोजन हमारे कैंपस में हो रहा है। तो मेन मुद्दा महिला सशक्तिकरण है और यौन उत्पीड़न है, तो मैं उसी के आसपास कुछ विचार रखूंगी। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए सशक्तिकरण होता क्या है। सशक्तिकरण का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को वो क्षमता देना कि उसमें वो योग्यता आ जाए कि वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके। इसी तात्पर्य में महिला सशक्तिकरण मतलब महिला को वो शक्ति मिलनी कि वो अपने जीवन से जुड़े हर एक निर्णय स्वयं ले सके, वो किसी पे निर्भर ना रहे अपने फैसले लेने के लिए। मैं श्री रविशंकर जी का एक उद्धरण करूंगी। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन्हीं सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि वी आर केपेबल, दैट मीन्स मैं सक्षम हूँ। जिस दिन महिला ये समझ लेगी कि मैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो घर हो, बाहर हो, समाज हो, परिवार हो, कुछ भी हो, अगर वो ये समझ लेगी कि मैं सक्षम हूँ, आई एम केपेबल, फिर उसको रोकने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निसंदेह दिन प्रतिदिन की भिन्न भिन्न भूमिकाओं में महिलाओं का समाज में एक स्तंभ रूप है।
They are the strong pillars of our society and we should not forget it. हमारे आसपास महिलाएं कई रूपों में हैं। कैसे हैं? बेटियां हैं, माँ हैं, बहनें हैं, सहपाठी हैं, कोवर्कर्स हैं, दोस्त हैं, और हर एक रूप में महिला अपने जो रूप है, जो रोल है, उसको बहुत अच्छे से निभा रही है। सौम्यता से, सहजता से अपने हर किरदार को निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी आज के समाज की एक दुखद कहानी ये है कि इर्रिस्पेक्टिव वो जो करे, लोग उसको एक सेकेंड ग्रेड का दर्जा दिया जाता है। ये रियलिटी है और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। डेफिनेटली हम उस फेज के आगे बढ़ रहे हैं जहाँ महिलाओं को एम्पावर किया गया है। फिर भी मतलब इंडिया की ही बात नहीं करूँ, देश के विदेशों में हर जगह महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है। लोग आज भी, चाहे हम बोले कि वो भारतीय समाज हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, विमेन किसी भी फेज में बेसिक मेंटालिटी यही है कि विमेन आर सेकेंड स्टैंडर्ड पीपल, या वो पुरुषों से अधीन हैं। तो उस विचारधारा को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बहुत सिंपल सी बात है, हम सब आपस में जानते ही हैं। क्योंकि यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, तो बहुत बार मैं अपने क्लास में भी बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कितने लोग हैं जो सेल्फ रिलायंट हैं, अपने कामों के लिए अपनी मदर्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं। क्योंकि एक मानसिकता बन चुकी है कि विमेन आर टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब स्त्री है तो वो उसका दायित्व है चीज़ें संभालना, चाहे वो घर हो, बाहर हो, कहीं पे भी। तो ये जब हम इस दायित्व से भी स्त्री को आगे निकालते हैं ना, तब भी हम उनको एम्पावर करते हैं। आप अपनी मदर्स को उनकी हेल्प करके एम्पावर करोगे। यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर मदर्स कि वो सिर्फ आपका खाना बनाए, घर देखें, आपका सामान करें, आपकी चीज़ें देखें। अगर आप उनको सहयोग कर रहे हो तो आप अपनी मदर को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शहर हो, गांव हो, आप अपनी मदर को एम्पावर कर रहे हो ताकि वो अपना समय किसी और अच्छे क्षेत्र में लगा सके। एक बहुत साधारण सी चीज़ है जिससे बहुत सी महिलाएं यहाँ बैठे में एग्री भी करेंगी कि ईश्वर ने नारी को एक अलग सी शक्ति दी है। वो जब भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है, प्राकृतिक रूप से उसको उस चीज़ की अनुभूति हो जाती है कि ये जगह, ये व्यक्ति मेरे लिए प्रतिकूल नहीं है, मीन्स मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस जगह से। और ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो भगवान ने फीमेल्स को दी है। महिला के खिलाफ हिंसा जिसमें यौन उत्पीड़न है, मैं उसको एक सोशल, इकोनॉमिकल, डेवलपमेंटल, लीगल, एजुकेशनल, ह्यूमन राइट्स और हेल्थ, इन सब के कैटेगरी के अंदर लाती हूँ कि महिला का हिंसा, जो यौन उत्पीड़न है, वो इन सब की वजह से होता है। यौन उत्पीड़न होता क्या है? यौन उत्पीड़न वो है जब कोई भी महिला किसी भी जगह अपने आप को, उसको ये एहसास हो कि उसकी गरिमा का उल्लंघन हो सकता है, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल, फिजिकल, नॉन फिजिकल जेस्चर्स, किसी भी तरीके से। अगर किसी भी स्थिति में उनको ये एहसास होता है कि वो सुरक्षित नहीं हैं और उनके इर्द गिर्द चीज़ें हैं ऐसी जो उनको उत्पीड़ित कर सकती हैं, दैट इज़ व्हेन वी नीड टू रियलाइज कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैरासमेंट। महिलाओं के खिलाफ बहुत से आप अगर देखेंगे मूवीज़ में भी बहुत सी मूवीज़ आई जो महिलाओं के डेवलपमेंट या स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थी, जिसमें से कुछ मूवीज़ में ज़रूर नाम लेना चाहूँगी। तमुल थी, मृत्युंजय थी, लज्जा थी, और हाल फिलहाल में पिंक आई थी एक मूवी, जिसने समाज को ये समझाया कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है। नारी किसी के अधीन नहीं है, उसकी अपनी भी मर्जी, अपनी भी कुछ राइट्स हैं। G20 में बहुत सी बातों पे डिस्कशन हो रहा है, जिसमें से एक है भारत में G20 प्रेसिडेंसी का एक भाग ग्रुप है महिला 20, दैट इज W20, और हाल ही में ये स्पेक सम्मेलन महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया है, जिसका मेन एजेंडा था लैंगिक असमानता के मुद्दे पर चर्चा। आर्थिक, जो मेरा अपना मानना है कि आर्थिक भागीदारी के लिए लैंगिक असमानता के संबंध में हमें ये समझना चाहिए कि लिंग के रूप में महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने का महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, एक बहुत
ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वेयर वी कैन कंट्रोल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, आपके इर्द गिर्द समाज में हो। और बहुत साधारण सी बात है, लोग कहते हैं women are insecure outside. No, the harassment basically starts at home. आपने उसके बहुत से रूप होते हैं, बट अगर एक लड़की घर में सुरक्षित है तो उसके अंदर वो हिम्मत आती है कि वो बाहर समाज में भी सुरक्षित हो सके। मैं सारांश में 2 बात कहना चाहूँगी। हम इस मुद्दे पे कैसे डील करें? डेफिनेटली हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। आज एक एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम ही है जब आप पे बहुत सारे लोग अपने विचार प्रकट करेंगे यौन उत्पीड़न के ऊपर। पर सोच, अवेयरनेस ठीक है, एजुकेशन ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं। 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड रीएड्रेसल का एक्ट भी आया था, सब कुछ सही है, पर सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये सोच बदल जाएगी कि महिला एक वस्तु नहीं है, महिला हॉट नहीं होती, महिला कोल्ड नहीं होती, महिला कूल नहीं होती, शी इज अ एंटिटी, वो एक इंसान है, जैसे आप हैं वैसे वो हैं, ठीक है। भगवान शिव ने माँ शक्ति को आदि शक्ति कहा जाता है, शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती उनके आधे अंग पे सवार है। देवों में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं जिन्होंने शक्ति को इस रूप में लिया है। बाकी जगह आप अलग अलग देखेंगे, विष्णु जी के पाँव पे हैं और उधर ब्रह्मा जी के साथ बैठे हैं, लेकिन सिर्फ लॉर्ड शिव हैं जिन्होंने उनको अपने इक्वल्स जगह दी है। तो जिस दिन हमारी आप, मैं हूँ, आप हैं, आपके परिवार हैं, जिस दिन हम ये सोच बदल लेंगे ना कि मेरा बेटा आज अगर मेरी बेटी के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो वो अपनी क्लास में, अपने समाज में किसी भी लड़की के साथ अच्छा बिहेव करेगा। अगर मैं एज अ मदर उसको संस्कार दूंगी तो मैं मान ही नहीं सकती कि समाज में ऐसा कोई विचार आएगा जहां लोग, एक नारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। वो विचार आ ही नहीं सकता। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग एंड चेंज ऑफ मेंटालिटी। आप भी स्टूडेंट्स हैं, आपके भी क्लास में फ्रेंड्स हैं, घर पे बहनें हैं। जिस दिन आप सोचेंगे कि आपकी फ्रेंड्स जिस दिन आपके साथ सेफ फील होना शुरू कर देंगी ना, उस दिन समाज एक बेहतर समाज बन जाएगा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। जब महिलाएं कदम बढ़ाती हैं तो परिवार, समाज, राष्ट्र सभी आगे बढ़ता है। जैसा कि इन्होंने कहा, कितनी खूबसूरती से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया है। अगर महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो गई है तो वह एक सशक्त महिला है। नारी को अद्भुत शक्ति है, बस उसे आप पहचानिए। कभी माँ तो कभी बहन बनकर दुलारती है, महिला न जाने कितने जीवन संवारती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर रोहित सिंह जी को, ग्रुप डायरेक्टर IIBM, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सुनीता अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं IIBM प्रांगण में। सर्वप्रथम हमारे बीच डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, हेड ऑफ प्रोग्राम्स आकाशवाणी और दूरदर्शन, जिन्होंने नंदिनी वर्मा जी के साथ मिलकर के इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा। और न सिर्फ मनोज प्रभाकर जी, रुपेश जी दूरदर्शन और आकाशवाणी से आपके बीच आए हैं, हमारे बीच आए हैं, साथ में हमें आज सुनने को मिलेंगे आपके अपने डॉक्टर अक्षय कुमार नायक सर तो रहेंगे, ज्योत्सना मैम को अभी आपने सुना है। सबसे अधिक आपको जो सीखने को मिलेगा शायद वो भी इस टॉपिक पे जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड हाउ इट कैन हेल्प वुमेन एम्पावरमेंट। ये जो पूरी जर्नी है, इस पे
अपना जो विचार रखेंगी श्रीमती इंदिरा शर्मा जी हमारे बीच उपलब्ध हैं आज, अपना कीमती समय हमारे बीच देने जा रही हैं। पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, मेंबर हैं कंज्यूमर फोरम में, उनसे जो जानकारी आपको और हमें मिलेगी वो लाभप्रद तो होगी, साथ में आगे कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ना सिर्फ एक एजुकेशनल कॉलेज इन्वायरमेंट में बट आगे जब आप कॉरपोरेट में जाएंगे। तो मैं वैसी कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले संस्थान की तरफ से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आर्य परमार आगे आएं और डॉक्टर राजकुमार नाहर जी का स्वागत करें। प्रोफेसर ख्याति, प्रोफेसर रोहित कुमार, आप भी आगे आएं। और श्रीमती नंदिनी वर्मा जी का स्वागत करें। रोहित कुमार, श्रीमती इंदिरा जी का स्वागत करें। ख्याति मैम, और एक हमारे बीच मनोज प्रभाकर जी हैं, उनका स्वागत करें। आए अपेक्षा जी और रुपेश कुमार जी का भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर G20 हम सभी जानते हैं 2008 से ये G20 का आरंभ हुआ है और इंडिया, भारत ने 2022 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से इसका प्रेसिडेंसी का कार्यभार संभाला है और ये फोरम 19 कंट्री और जितने भी यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज हैं उनका एक ये फोरम है। और हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जहां 8 बिलियन है उसमें G20 की, अगर आप कितना उनका कोई बता सकता है यहाँ पे हमारे बीच जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस के, G20 के पॉपुलेशन कितने को कवर कर रहा है? G20 कंट्रीज 5 बिलियन, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 कवर करता है। और अगर आप देखें तो ग्लोबल जीडीपी में G20 कंट्रीज का जो हाथ है वो 85% है, 85%। अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 75% रोल है G20 कंट्रीज का और उसकी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भी है, उपलब्धि भी है हमारे देश की। तो इसमें हम सब मिलकर के आगे बढ़ें क्योंकि ये जो G20 के इवेंट्स हो रहे हैं जो आज आपके संस्थान प्रांगण में हो रहा है, ऐसे 200 मीटिंग्स हो रहे हैं, उनसे भी ज्यादा 32 अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें G20 बहुत सारे एरियाज को कवर करती है जैसा अभी आप सुन रहे थे। उसमें एक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी का रोल बहुत बड़ा है। और अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इंडिया में विमेन का लिटरेसी रेट क्या है? विमेन लिटरेसी रेट इंडिया में क्या है?
कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं? 66%। ये 2011 सेंसस में हुआ था, 66% थी, बिल्कुल सही। आज 2023 में अगर हम देखें, इंटरनेट पे अगर आप जाके सर्च करते हैं तो ये 70% तक पहुंच गया है। और विमेन के अलावा मेन की एजुकेशन लिटरेसी रेट आज फिर भी ज्यादा है, वो 84.7% है। तो अभी भी डिस्पैरिटी है, जिसकी बात अभी डॉक्टर ज्योत्सना राय ने भी की थी। लेकिन इतने कम होने पर, साक्षरता रेट कम है, लेकिन विमेन क्या है? विमेन ही है वो शक्ति जो कि लाइफ को क्रिएट कर सकती है, और कोई दूसरा नहीं है जो लाइफ क्रिएट कर सकता है इस सृष्टि में। इट इज ओनली विमेन। एंड अगर आप G20 और GDP की बात करें तो विमेन का रोल जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में 22% है। 22%। पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया में, लेकिन फिर भी विमेन 22% उनका रोल है जीडीपी में। बट ग्लोबली क्या है एवरेज विमेन का रोल? ग्लोबली अगर देखें तो वो 45% है। तो हमें अभी भी और आगे बढ़ना है, विमेन को और मजबूत करना है। अगर हम एमएसएमई की बात करें, जहां पर कुछ 27 मिलियन लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कोई, तो वो विमेन हैं। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स कितनी हैं? 20.37%, मात्र 20.37%। लेकिन फिर भी 27 मिलियन लोगों को रोजगार दे रही हैं वो। यानी हमारे बीच जो लोग बैठे हैं आज, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आगे ये भी एंटरप्रेन्योर बने और वो भी रोजगार देना शुरू करें। तो उनको आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। आप में से, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छा लगता है सवाल जवाब भी इंटरेक्शन के बीच में। आप में से कोई बताए कोई सक्सेसफुल विमेन लीडर को जो पॉलिटिक्स में उनका नाम बहुत आगे है। इंदिरा गांधी, आपने पहले भी सुना होगा इंदिरा गांधी का नाम। सीतारमन, आप अभी कह रही हैं आज के बारे में। हेल्थ एजुकेशन में किसी विमेन का नाम बताएं जिनका नाम आज पूरा वर्ल्ड जानता है इंडिया से। मदर टेरेसा, बहुत अच्छा। एंटरप्रेन्योर में बताएं, इनसे बड़ा एंटरप्रेन्योर शायद ही अभी इंडिया में कोई है विमेन में। किरण मजूमदार शॉ का नाम सुना होगा आपने, बायोकॉन, राइट। आप स्पोर्ट्स में बताएं जो वर्ल्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी हैं इंडिया से। बहुत हैं, मैरी कॉम भी हैं, राइट। स्पेस में इंडिया का नाम आगे करने वाली कल्पना चावला, राइट। बैंकिंग की दुनिया में अरुंधति भट्टाचार्य, राइट, और चंदा कोचर, इनका नाम भी हम लोग सब जानते हैं। तो जब इतने बड़े एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, हम लोगों ने भी देखा जब मैं कार्यरत था, जैसा सर ने भी बताया आप लोगों को, आपको भी पता है, जब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्यरत था तो वहां पर जरूरत थी कि विमेन को एम्पावर किया जाए ताकि दे ऑल्सो एंजॉय दैट सेम रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो हम लोगों ने, जैसे हर मल्टीनेशनल कंपनी में ये बाध्यता है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि इंडिया में तो अब लॉ भी है, 2013 से ही है। पॉश कमेटी बनाने की बाध्यता है। तो पॉश कमेटी जब बनाई जा रही थी तो मुझे भी मौका दिया गया उस कमेटी का एक मेंबर बनने का, और हमें प्रेजेंटेशन देना था कि ये कमेटी क्या क्या करेगी। तो मैंने एक इंडिया के सबसे पहली टीचर, विमेन टीचर, आप में से कोई उनका नाम बता सकता है? 1848 में वो सबसे पहली विमेन टीचर बनी थी इंडिया की, सावित्री बाई फुले।
बाई फुले, है ना, पुणे में। और उन्होंने जो ये काम किया था, कैसे किया था उन्होंने ये काम? मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके 13 साल के जो पति थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उन्हें पढ़ने दिया, उन्हें आगे बढ़ने दिया, टीचर्स ट्रेनिंग भी लेने दी। और उन्होंने ना सिर्फ पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल भी खोला और 3 गर्ल्स स्कूल खोले गए उनके द्वारा, सिर्फ गर्ल्स के लिए। सोचिए, उस वक्त उन्होंने ऐसा किया 1848 में। तो हमने ये सब पॉइंट को लेते हुए कहा कि भाई सिर्फ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस नहीं देना है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, मेन को भी इंगेज करना है एज एलाइज उस टीम में, ताकि मेन भी एग्जाम्पल दें। हम लोगों ने उस कंपनी में, जब मैं इस टीम में था, तो हम लोगों ने ये भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि विमेन दे वांट टू अवॉइड गेटिंग एक्सपोज्ड, कि उन्हें कंप्लेन कैसे करें उस टीम में जा करके। तो हम लोगों ने आउटसोर्स कर दिया एनोनिमिटी के साथ, कि आपको अपना नाम भी नहीं बताना है। जो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है वर्क प्लेस में, और वो वर्क प्लेस में जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल फेवर ही एक पॉइंट है, आप शायद मैम से सुनेंगे, स्टॉकिंग भी एक पॉइंट है। इंडियन पेनल कोड के अंदर स्टॉकिंग भी एक पॉइंट है, वो भी हाईलाइट किया जा रहा है पॉश में। और हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने एक्शन लिया है कई एम्प्लॉइज के ऊपर आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क, रिसर्च, सर्वे करने के बाद, और उन्हें जॉब से भी हाथ धोना पड़ा, साथ में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया वैसे एम्प्लॉइज को। तो क्या आप में से कोई चाहेगा कि ऐसी गलती करें आगे जाकर के अपने फ्यूचर के साथ, करियर के साथ? कोई नहीं चाहेगा ना। इसके लिए आपको यहां पर आपके गार्जियन ने भेजा है। तो ये जानकारी अभी से ही आपको मिल जा रही है। तो ये बहुत बहुत फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आकाशवाणी दूरदर्शन टीम को और G20 इवेंट को, कि हम लोगों के बीच ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया और आप सबके बीच में हमें जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। तो मैं फिर से आशा करता हूं कि आप आगे भी कुछ अच्छा सीखें और इसको फॉलो करें, ना सिर्फ सुने बट फॉलो भी करें। सो धन्यवाद। धन्यवाद रोहित सिंह जी। महिला सृष्टि निर्माता है मदर टेरेसा, किरण मजुमदार शॉ, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, कल्पना चावला, अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर को देखकर हम महिला सशक्तिकरण को भी समझ सकते हैं। पॉश अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना और यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में महिलाएं हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, प्रांतीय परिवेश में हिंसा का शिकार हुई हैं। यह नारी को संबल प्रदान करता है। नारी लक्ष्मी शारदा, नारी दुर्गा रूप, नारी दुख को सुख करे, नारी शक्ति अनु। आज हर व्यक्ति को ये सोचना होगा, नारी तुम श्रद्धा हो सिर्फ हमारी जुबान पर न होकर हमारे मानस पटल पर अंकित हो। हर घर में नारी होती है, चाहे माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन, बेटी, किसी न किसी रूप में। अगर हम बाहर किसी नारी की अस्मिता पर प्रहार करते हैं तो अपने घर में हमारी सबसे प्रिय माँ, पत्नी, बहन, बेटी कैसे सुरक्षित हो सकती है? ब्रिटिश राज के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और ज्योतिराव फूले जैसे कई समाज सुधारकों ने महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन शुरू किया और उनके परिणाम स्वरूप कई बदलाव भी आए। विद्यार्थी जीवन में आपने जरूर पढ़ा है कि भारत के विकास में महिलाओं का हमेशा से अद्वितीय योगदान रहा है। रह जाते हैं वो घर सूने आंगन बनकर,
जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। आमंत्रित करते हैं आप ही के बीच की छात्रा आर्या परमार को, मेंबर स्टूडेंट काउंसिल IIBM। नमस्कार, डॉक्टर राजकुमार नाहर सर, आकाशवाणी पटना एंड दूरदर्शन हेड, मिसेस नंदिनी वर्मा मैम, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, एंड रुपेश कुमार सर, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, सभी शिक्षकगण और यहाँ मौजूद सभी छात्र छात्राओं का मैं आर्या परमार PGDM सेमेस्टर 2 की छात्रा और IIBM छात्र संघ की प्रतिनिधि आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं यहाँ खड़ी होकर आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ, जिसे लेकर हमारे समाज में गंभीर चिंता है, यौन उत्पीड़न और महिला सशक्तिकरण। हमारी समाज में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ सशक्त बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम समृद्धि और समानता की दिशा में आगे बढ़ सकें। जाहिर सी बात है, हमें एक ही ज़िंदगी मिली है और इसी ज़िंदगी में हमारे न जाने कितने सपने हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, जीवन में सफल होना है और अपने इस दृढ़ निश्चय को समाज की इस कुरीति के कारण कुचल दें नहीं, इतने कमज़ोर भी नहीं हैं हम। सशक्तिकरण तो ठीक है, पर सशक्त तो हम पहले से ही हैं। वो तो भगवान ने ही हमें सशक्त बना के भेजा है। समाज में ये धारणा है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा सक्षम हैं, पर यह सोच गलत है, क्योंकि सक्षमता शारीरिक बल से नहीं, मानसिक बल से मापी जाती है, जिसमें महिलाएं कहीं भी कम नहीं हैं, जिसका पता नहीं कितने उदाहरण अभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और अभी भी हो ही रहे हैं। तो सशक्तिकरण से ज़्यादा आवश्यकता हमें जागरूकता की है। जागरूकता अपने क्षमता की, हक की, नियम की। मैंने बहुत सी ऐसी सशक्त महिलाओं को देखा है जो आकस्मिक परिस्थिति में नम हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। तो वहाँ ज़रूरत है उन महिलाओं को साहस देने की, हिम्मत देने की, ताकि वो उस आकस्मिक परिस्थिति में हिम्मत से डट के सामना कर सके, बिना डरे। महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए हमें अपने समाज में एक सामर्थ्य और सक्रिय संस्थान बनाने की ज़रूरत है। हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि हमारी बेटियां अपने अधिकारों को समझें और अपने जीवन की नियंत्रण स्वयं संभाल सकें। इसके साथ ही हमें महिलाओं को समाज में जीवन की समानता और इज्जत के साथ रहने की सीख देनी चाहिए। साथ ही हमें यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों के खिलाफ कानूनी और सामाजिक संरचनाएं बनानी चाहिए। ऐसे कानून और नियमों को लागू करने से महिलाओं के समाज में सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलेगी। वे अपने अधिकारों को सुरक्षित रूप से उठा सकेंगी। मेरे पापा ने आज तक मेरे और मेरे भाई में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वो हम दोनों की उपलब्धि पे बराबर से प्रसन्न हुए हैं, पर जब भी बात आती है मेरे शहर से बाहर जाने की, वो भेदभाव करते हैं। तब उनकी सोच में भेदभाव आ ही जाती है, और इस भेदभाव का कारण मेरी कम काबिलियत या उनकी संकुचित सोच नहीं, पर इस समाज की कुरीति है जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है। और ऐसा बस मेरे घर में नहीं है, भारतीय सभी अभिभावक के मन में ये डर जरूर रहता है, क्योंकि वो इस समाज के, इस हैवानियत भरे समाज से रूबरू हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी बेटियों के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, चाहे वो बेटों के लिए सोचे चाहे ना सोचे। हालांकि ये सोच भी गलत है। बेटों को भी बराबर से ज्ञान देना चाहिए इन सभी मामलों पे। इस जगह पे जरूरत है सरकार को सशक्त होने की, ताकि महिलाओं की ये उड़ान कभी भी कम ना हो और कभी भी रुके ना। तो यहाँ पे सरकार सशक्त होगी तभी हमारी महिला सशक्त होंगी। सरकार ने यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए बहुत सी मुहिम चलाई हैं। एक बहुत ही नामचीन कंपनी का नाम लेना चाहूँगी, जिसका कि नाम है इन्फोसिस। उन्होंने अपने यहाँ पे, अपने कंपनी पे आशी नामक एक मुहिम चलाई है, जिसका कि मतलब है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट इनिशिएटिव। इस मुहिम के तहत वो महिलाओं को मदद करती हैं और पीड़ित महिलाओं के बोलने के अनुसार मुहिम चलाती हैं, जिनमें कि उनकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसके तहत वो सजा देती हैं और आगे काम करती है।
ये तो हुई चलिए एक कंपनी की बात। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई हैं, जैसे कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी और नाइट शिफ्ट में प्रिविलेज मिली है महिलाओं को, मेट्रो में और ट्रेन में फीमेल सेफ गार्ड का होना, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड का होना, ये सब एक मुहिम है जो सरकार चला रही है, जिससे कि फ़ायदे भी हो रहे हैं। पर अगर इन्हीं सब मुहिम का स्ट्रिक्टनेस से पालन किया जाए तो बहुत जल्दी हम इस कुरीति से छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने घरेलू संगठनों और समाज में भी हमें यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। यह चर्चा हमारे समाज की सोच में बदलाव ला सकती है और हम एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर महिला समानता के साथ और इज्जत के साथ रह सकती हैं। महिला सशक्तिकरण हमारे समाज की समृद्धि का मार्गदर्शन कर सकता है। जब हम सभी मिलकर यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक समस्त लड़ाई लड़ें और महिलाओं को सम्मान का अधिकार देते हैं, तो हम एक समृद्ध, समानतापूर्ण और सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का नाम जब भी आता है तो क्यों महिलाओं पे ही बोझ होता है कि वह इन सारी बातों को समझें? मेरे अनुसार पुरुष को ज़्यादा ज़रूरत है इस बारे में जागरूक होने की। माता पिता जितना ध्यान अपनी बेटियों की परवरिश और मर्यादा पे देते हैं, उतना ही ध्यान उन्हें अपने बेटों की भी परवरिश और मर्यादा पे देनी चाहिए, क्योंकि एक समाज जहां पुरुष और महिला दोनों सही गलत का फर्क जानते हैं, वहां इस तरह की कुरीति कभी जन्म ले ही नहीं सकती है। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी पुरुषों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने पास, अपने अराउंड एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ महिलाएं अच्छे से रह सकें, सुरक्षित रह सकें। आप एक स्वस्थ इन्वायरमेंट बनाएं ताकि महिला यहाँ पे समान रूप से एक होकर रह सकें, क्योंकि हम सभी एक हैं, समान हैं और हम सबको कामयाब और सफल होने का हक है। सफलता कोई मुहिम नहीं है, सफलता एक हक है जो हर व्यक्ति विशेष का हक है। तो इसे हमें किसी मुहिम के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हम सभी को आगे आकर इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि समानता में ही एकता है। समाप्ति में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि हम सभी यौन उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर काम करें, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय हों और समाज में इज्जत और समानता के साथ जीवन बिताने का संकल्प करें। हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर महिला समानता और सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। स्त्री प्रीत में राधा रानी, गृहस्थी में जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात आए सम्मान की। तो यहाँ मौजूद सभी महिलाओं से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि गलतियां होंगी, हम गिरेंगे, संभलेंगे, उठेंगे। एक बार अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो चुके हैं, अभी दोबारा से पितृसत्तात्मक सोच का गुलाम नहीं बनना है हमें। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद आर्या जी। आर्या जी ने क्या खूब कहा है। सशक्त हम पहले से ही थे, सिर्फ जागरूक होने की आवश्यकता है। पुरुष अपने इर्द गिर्द एक स्वस्थ और माहौल बनाए ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें, आर्या जी के अनुसार, और यही होना चाहिए। नारी को रोका गया, टोका गया, छोड़ा गया, रखा गया, परखा गया, बस उसे कभी समझा नहीं गया। यही कटु सत्य है। नारी को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उसका सम्मान करना। अब हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. नायक जी को। एडवाइजर IIBM एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज का ये पावन समारोह में उपस्थित सभी विद्वत जन, विशेष करके पटना दूरदर्शन एवं पटना आकाशवाणी के कार्यक्रम के मुख्य डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, कार्यकारी प्रमुख
नंदिन वर्मा जी, आज उपस्थित पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता एवं कंज्यूमर फोरम की सदस्य मैम इंदिरा शर्मा जी, हमारा संस्थान के प्रोफेसर रोहित सिंह, डॉक्टर ज्योत्सना राय जी, मनोज प्रभाकर जी, रूपेश जी एवं दूरदर्शन केंद्र एवं आकाशवाणी से आए हुए सभी महानुभावगण, प्यारे छात्र छात्राएं, IIBM एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान के सभी कर्मचारीगण, ये आज हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है। विशेष करके भारतीय व्यापार प्रबंधन संस्थान का प्रांगण में, ये परिसर में G20 का एक कार्यक्रम आयोजन होना, जिसका की अध्यक्षता भारत कर रहा है, हमारे प्रिय कर्मठ यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व में, ये हमारे लिए बहुत गौरव का बात है। एवं आज का जो विषय वस्तु हमारा संस्थान का परिसर में रखा गया, यौन उत्पीड़न रोकथाम माध्यम में नारी सशक्तिकरण, हमारा पूर्व वक्ताओं ने नारी सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ बताया कि मैं थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगा। एक बात बोला जाए, देखा जाए, जहां सिगरेट पीना मना है वही ज्यादा सिगरेट पीते हैं, जहां पेशाब करना मना है वही ज्यादा पेशाब किया जाता है। ये सेक्सुअल हरासमेंट का बात बार बार करने से लोग का दिमाग को और जगा दिया जाता है, क्योंकि नारी ऑलरेडी सशक्तिकरण है, नारी का पास बहुत क्षमता है। इसका तो उदाहरण है, हमारा जो यूपीएससी का परीक्षा हुआ, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लड़की थे, अब प्रथम 10 से 8 लड़कियों थे। पटना यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता है, 58 गोल्ड मेडल से 42 गोल्ड मेडल लड़कियों को मिलता है। क्या उस सशक्तिकरण का उदाहरण हम दें? ये अलग बात है, पिछले दिन हम इतना सशक्तिकरण नारियों का नहीं था, लेकिन अब भी जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है, और जागरूक करने का कोई जरूरत नहीं है। आने वाला दिन में हम आपको गारंटी देके बोल ले, 2035 तक, जो कि नया शिक्षा नीति का बहुत बाउंड्री लाइन रखा गया, 2030 तक स्कूल से कोई ड्रॉप आउट नहीं होंगे, 2035 तक 50% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा हायर एजुकेशन का, 2035 तक मेरा प्रेडिक्शन, हम जिंदा रहे कि नहीं रहे, आप देखिएगा नारी पुरुष से ज्यादा सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। आप आज के दिन में जो जॉब में पेनिट्रेशन देखिए, रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द वुमेन इन द जॉब, सभी क्षेत्र में देखिए। आज भारतवर्ष का बात किया जाए, भारत में 1 अरब 38 करोड़ जनता से 66 करोड़ नारी है और 71 करोड़ पुरुष है। The woman is having 48.5% population and male is having 51.5% population. ये अभी भी दुर्भाग्य हमारे लिए, 1000 पुरुष में 907 लड़कियों है, नारी है, 1000 पुरुष में 907 लेडीज है। आज ये भी ये बात है, यदि हम देखते हैं जो इसको बोलते हैं, माने जो बोलते हैं जेंडर में असमानता है, इनइक्वालिटी। आज सबसे बड़ा बात हमको ध्यान में देना होगा, हम नारी सशक्तिकरण का बात देखते हैं, यदि भारतीय संस्कृति और परंपरा में देखते हैं, हमारा घर का केंद्र बिंदु हमारा माता होता है, सभी पावर मदर का पास रहता है बहुत परिवार में। तो नारी सशक्तिकरण कैसे नहीं, नारी कैसे सशक्त नहीं? कुछ जगह पर कुछ लोग, जहां संकुचित दिमाग का लोग रहते हैं, जहां कुमति का आधारित लोग रहते हैं, वहां नारी हो सकता पीड़िता है। आज यदि हम बात करते हैं, भारत में ओनली 10% जो लेडीज जॉब करते हैं, लड़की जॉब करते हैं,
जबकि 27% पुरुष भी जॉब करते हैं और सब जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। सशक्तिकरण का बात लेते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट को चल जाए, जो पूर्वोत्तर भारत में है, वहां नारी पुरुष से ज्यादा सशक्त है। वहां शादी करने के बाद पुरुष को भी नारी का घर जाना पड़ता है। तो बात यह है, हमारा पास जो बात है, मानते हैं कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का बात आता है सब ऑर्गेनाइजेशन में, जहां वर्क प्लेस पे है, बेसिकली वर्क प्लेस पे ज्यादा होता है, वो बात है। सो इसको भी आज का लड़की, आज का वुमेन टैकल करने में सक्षम हो गए। पहला जमाना में इतना जागरूकता नहीं था, लेकिन आज हमारा पास जो डिफरेंट जो माध्यम है, सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सो काफी अवेयरनेस बढ़ गया, काफी अवेयरनेस बढ़ गया। विशेष करके इसको क्रबिंग करने के लिए, इसको रोकथाम करने के लिए कानून भी बन चुका है, जो पोस्ट एक्ट 2013 है। सेक्सुअल हरासमेंट के बाद हम जो मानते हैं, खाली यही बोलते हैं, जे कोई ऑर्गेनाइजेशन में न कोई वर्क प्लेस में फिजिकल कांटेक्ट हो, रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर हो, कि डिमांड फॉर द सेक्सुअल फेवर हो, कि कोई अननेसेसरली बात करना हो, ये सब चीज है। लेकिन ये सब चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए यदि कोई लड़की के पास, कोई महिला के पास दृढ़ मन शक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए नारी तो कभी कमजोर नहीं थी। हम त्रेता का बात करते, माता सत्ययुग का बात करते, माता लक्ष्मी है। द्वापर का बात करते, माता सीता है। आओ न त्रेता का बात करते, माता सीता है। द्वापर का बात करते हैं, चाणक्य द्रौपदी है, जो कि समग्र कौरव को नष्ट कर दिया केवल इसका डिटर्मिनेशन का चलते। इसे कोई दिक्कत नहीं है। सो बात है, हमको ये देखना है जो हमारा एजेंडा है, जो एजेंडा है, नारी कैसे कुपोषण नहीं रहे, नारी कैसे दरिद्रता का शिकार नहीं हो, नारी कैसे माने इसको गुड हेल्थ मिले, गुड मेडिसिन मिले, एजुकेशन मिले, स्वच्छ पानी मिले, और सभी क्षेत्र में इसको ये करना। इसीलिए इसको देखना ही काम समाज का है। बहुत बढ़िया बात आर्या ने बोला, ये मानसिकता बड़ा बात है। तो हम अपने बच्चे को, बेटे को भी ये संस्कार देंगे शुरू से, तो पुरुष को ये संस्कार देंगे शुरू से, हम क्यों लड़कियों का बात करें, तब सब चीज ठीक हो जाएगा। माना जाता है एजुकेशन इज द टूल फॉर एम्पावरिंग द ह्यूमैनिटी। एजुकेशन इज द टूल फॉर एम्पावरिंग द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज द टूल फॉर एम्पावरिंग द वुमेन। वुमेन इज द टूल फॉर एम्पावरिंग द फैमिली। Family is the tool for empowering the society. Society is the tool for empowering the country, and country is the tool for empowering the globe. तो ये तो दी बात है, नारी ही माध्यम बन सकता एक सशक्त भारत बनाने के लिए, नारी ही माध्यम बन सकता एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, और नारी भी अहम भूमिका ले सकता एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। So we can't ignore the 50% population. They should also go simultaneously so far as the development concerned. इसको चंद शब्द के साथ, बिकॉज हमको समय 8 मिनट दिया गया था, हम वक्तव्य को शेष करता हूँ। बात तो बहुत था, लेकिन मैं आज पावन अवसर पर पुनः एक बार दूरदर्शन केंद्र एवं आकाशवाणी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। वो भारतीय व्यापार प्रबंधन संस्थान में आज एक कार्यक्रम रखे, इसलिए जितना साधुवाद दिया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, वो कम है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी। 2035 तक नारी पुरुष से ज्यादा सशक्त होगी, ये इनका कहना है और प्रेडिक्शन भी है। संकुचित सोच के लोगों के लिए ही नारी पीड़िता है। त्रेता युग, द्वापर युग से नारी सशक्त देखी जा रही है, और नारी ही माध्यम बन सकती है एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कामकाजी महिलाओं के
स्वतंत्र व्यक्तित्व को पनपने देना होगा। लिंग भेद भूलकर उनकी सूझबूझ, अच्छे विचारों और भावनाओं की कद्र करनी होगी। उन्हें सबल और सशक्त बनने देना होगा ताकि वे समाज के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। औरत हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया क्या उसे रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले। आप सभी श्रोता अलग अलग विचार से अवगत हुए होंगे। सभी की अपनी भावनाएं हैं, अपनी सोच है। आपका भी मन काफी विचलित होगा और कई विचार आ रहे होंगे। जो भी प्रश्न आपको पूछना होगा अपने मन में रखिएगा। संगोष्ठी के बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आप सभी ने हमारे इस संगोष्ठी का एक पहलू ही सुना, लेकिन अभी इसका दूसरा पहलू बाकी है। जो भी समस्या है उसका समाधान भी आवश्यक है। उसके लिए कानून में प्रावधान बनाए गए हैं। आइए इन्हीं कानूनी प्रावधानों को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं वरीय अधिवक्ता इंदिरा शर्मा जी को, मेंबर कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट से। नमस्कार। काफ़ी देर से आप लोग सब लोगों को सुन रहे हैं और सारे पक्षों से आप अवगत हो चुके हैं, जितने भी तरह के पक्ष बाकी थे कानूनी के अलावा। अभी तक जो सुनने से मुझे ये समझ में आया कि पुरुषों को काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा महिलाओं के साथ रहने के लिए। जरा भी इधर उधर किए और आप गए। पर बात ऐसी है नहीं। बात यह है कि जिस भी जगह में महिलाएं काम कर रही हैं, हम लोगों ने बचपन में एक सुभद्रा कुमारी चौहान की लेखिका थी, शायद आप लोगों ने भी वो कहानी गाना सुना होगा अगर आप बिहारी हैं तो। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है। तो क्या वो मर्द थी जिसको लड़ने के लिए आगे आना पड़ा? वो औरत थी, लेकिन उनको वो पौरुषता अपने आप में लेके आनी पड़ी जिसके चलते कहीं भी कोई अन्याय हो रहा हो उससे हम लड़ सकें। पुरुष होने का मतलब है किसी भी अन्याय के विरोध में लड़ना। पुरुष होने का मतलब ताकत दिखलाना नहीं होता है। और हमको भी अगर लड़ना है तो हमको वो पौरुषता आपसे उधार ले करके लड़ना है। उस जगह में जहाँ इतने पुरुष बैठे हुए हैं वहाँ महिला कैसे नहीं सुरक्षित रहेगी? जिस पावर को लेके हम लड़ रहे हैं उस पावर का उपयोग आप क्यों नहीं करेंगे खुद ही? हम आपको क्यों बताएं कि आपका क्या पावर है? आपके पास जो पावर है उससे तो हम पावर ले रहे हैं। तो यहाँ हम आपके विरोध में कुछ नहीं कहने आए हैं, हम आपकी उस पौरुषता को जगाने के लिए आए हैं जिससे को लेके हम भी लड़ते हैं। पर हम आप ही के विरुद्ध क्यों लड़ें? हम आपके साथ क्यों नहीं लड़ें? हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर जब आप खड़े हैं तो वहाँ हम क्यों लड़ रहे हैं? वहाँ तो आप ही मेरे लिए काफी है। भारत की जो संस्कृति रही है उसमें कभी भी महिला को युद्ध क्षेत्र में जाने से रोक नहीं थी, पर चूंकि पुरुष थे तो हमें जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कई थी, कई एक योद्धा थी। हमारे यहाँ कभी भी हम लोगों ने इस तरह का कपड़ा नहीं पहना या कपड़ों पर या चीजों पर रोक नहीं थी भारतीय संस्कृति में। आप अगर ऋग्वेद में जाएं, एक से एक महिमा मंडन वाली महिला थी जिन्होंने सूत्रों का निर्माण किया। सूत्रों का निर्माण पुरुषों का एकाधिकार था उस जमाने में, पर उस जमाने के में भी ऐसी महिलाएं थी जो सूत्रों का निर्माण करती थी। आप जो आज चंडी पाठ करते हैं वो दंडम का किया हुआ है, दंडम नाम की महिला का किया हुआ है, वो ऋषि थी। उसी के अलावा आपने, अगर आप बिहारी हैं तो आप मंडन मिश्र का नाम सुने होंगे। शंकराचार्य से युद्ध हो रहा था, बाकी उनसे वार्तालाप हो रहा था, उसमें मंडन मिश्र की पत्नी उदया भारती थी। मंडन मिश्र हार चुके थे शंकराचार्य से। उसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे कहा कि शंकराचार्य से बात की, उन्होंने कहा कि हम अर्धनारीश्वर का यहाँ पर ये है कि हम लोग पति पत्नी अर्धनारीश्वर हैं। उसमें अगर मेरा पति हार गया है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। जब उन्होंने बात की तो शंकराचार्य हार गए। वैसी जगह की महिलाओं को कमजोर आंकना तो बहुत ही कमतर चीज है। लेकिन फिर भी आज का जो माहौल है, आज की जो विषय की चर्चा हो रही है, उसका कारण ये है
कि पहले के बीच के ज़माने में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि महिलाओं को घर में रखना पड़ा, कम उम्र में शादी करनी पड़ी। उसका रीज़न आप भी जानते हैं, बाहर से आतताई आए, आक्रमण किए, तो कुछ ऐसी चीज़ें परंपराओं के साथ हम लोगों को करनी पड़ी जिससे महिलाएं सेफ रहें। उसमें उनकी पढ़ाई छुड़वाई गई, उनको घर में रखा गया, उनको सुरक्षित वातावरण दिया गया। उसके तहत कुछ ऐसी भी चीज़ें आई कि जल्दी विवाह कर दिया गया। लेकिन जब चीज़ें सुधरी तो महिलाओं के बारे में देखा गया, और उसके बाद आज की सरकार, जो हमारी सरकारें हैं स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने कोशिश की कि महिलाएं भी, अगर देश का निर्माण करना है तो एक आधी संतति अगर घर में बैठेगी तो देश का निर्माण कैसे होगा। तो इसीलिए महिलाओं को लाया गया, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया, उनके परवरिश पर ध्यान दिया गया, और इसी तरह से परिवारों में भी जो कमी थी उसके तहत उन लोगों को शिक्षा के द्वारा, भोजन के द्वारा, अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा उनको कोशिश की गई कि वो काम के क्षेत्र में आकर करके जुड़े। अब जब काम के क्षेत्र में आई हैं तो ये समस्या आई है, जहाँ पर कि उनको कार्यस्थल पर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो सरकार को भी इस दिशा में सोचना पड़ा। ये इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई कि सरकार तक को इसके बारे में सोचना पड़ा और इसके बारे में समय समय पर पॉलिसी बनानी पड़ी। एक घटना थी 1992 की थी, आप लोग सब लोग उससे परिचित होंगे, भंवरी देवी से। भंवरी देवी एक ऐसा, हम लोगों के यहाँ बाल विवाह बहुत होता है तो राजस्थान वगैरह में बहुत प्रेलेवेंट है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक समाज कल्याण के द्वारा एक चलाया जाता था एनजीओ का प्रोग्राम। उसमें भंवरी देवी जो थी वो खेत में काम करती थी, खेत खलिहान में काम करने वाली थी। तो जिस मालिक के यहाँ काम करती थी उस मालिक की एक परिवार में किसी छोटे बच्चे की शादी हो रही थी जिसका उन्होंने विरोध किया। उनके विरोध की वजह से लोगों को ये बहुत नागवार गुजरा कि कोई महिला और इस तरह से विरोध करे और मालिक के यहाँ जा कर करके और उस कार्यक्रम को रोक दे। और बेटी की विवाह को तो आप जानते हैं इज्जत से लोग जोड़ करके देखता है। तो उनको ऐसा लगा कि मेरी इज्जत पर प्रहार है तो मैं भी इसी की इज्जत पर प्रहार करूं। और उसके दौरान में, उस कार्यक्रम के दौरान में उनके साथ ऐसी बात की गई जिसका कि आज हम बातचीत कर रहे हैं और जिसके आधार पर एक गाइडलाइन बनी। उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ 5 लोगों के द्वारा। छोटे कोर्ट में जब कोर्ट में गई, लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पर उनको न्याय नहीं मिला। वहाँ पर उनसे कहा गया कि बड़ी जाति के लोग हैं और अगड़ी जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को छूते नहीं हैं, इसलिए ये काम हो नहीं सकता। अब ये तो ऐसी बात थी कि आप मतलब इसको, ये किसी को पच नहीं रहा था। तो विशाखा एक, उस एनजीओ ने एक बना करके कमिटी और इस केस को दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि भंवरी देवी को आज तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन उसके दौरान में एक गाइडलाइन बनाया। वही गाइडलाइन है इन सारे नियमों का जो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट आपको दिया गया है। उसमें से कुछ ऐसे गाइडलाइन बनाए गए कि सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे किसको, कौन सा चीज़ होगा जो सेक्सुअल हरासमेंट होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, तब हम लोग लाइन क्रॉस कर जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो उसके लिए एक गाइडलाइन बनाया गया कि क्या क्या चीज़ होगी जिसको कि सेक्सुअल हरासमेंट में माना जाएगा। अब लड़के बात करते करते अचानक से पता चलता है कि अरे लड़की ने कह दिया कि ये चीज़ गड़बड़ है, तो लड़कों को भी पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें जो सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं। वो सेक्सुअल हरासमेंट में जो चीज़ें हैं वो एडवांसेस हैं जो आप करते हैं, जो लड़कियों को ऐसा लगता है कि एडवांसेस मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सेक्सुअल हरासमेंट तभी है जब आप अग्रीमेंट में है तो ये हरासमेंट नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। लेकिन ये तभी है जब लड़की डिसएग्री कर रही है। कोई भी आदमी, आपको मैं कोई काम कह रही हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको तब तकलीफ होती है जब आप वो करना नहीं चाहते, मैं जबरदस्ती करवा रही हूँ। तो आप इसी को समझिए कि बस लड़की ने जहाँ डिसएग्रीमेंट किया वही जो है सो वो आपका, वहीं पर आपको रुकना है। तो इसमें कुछ कुछ है जो एडवांसेस हैं, कुछ ऐसी बातें जो सेक्सुअल परवर्शन की हैं, कुछ ऐसे साहित्य जो सेक्सुअल परवर्शन से हैं, कुछ ऐसी आपके गेस्चर्स, आपके इशारे, आपका सीटी मारना चलती हुई लड़की को, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आपको नहीं करना है, जिससे लड़की को परेशानी हो रही हो। आप साथ में घूम रहे हैं, आप साथ में सिनेमा देख रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं और अपनी बातें करते हैं और अग्रीमेंट में करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हम सीटी मार दिए, कि कोई हम पर सीटी मार दिया। लेकिन कोई लड़की चल रही है, कोई कॉलेज की तरफ जा रही है और आप इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि उसका जो ग्रोथ है वो रुक रहा है, वो उसको परेशान कर रहा है, वो उसको डरा रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं।
और इसमें जो भी एम्प्लॉयर की जो ड्यूटी होती है, जहाँ भी आप एम्प्लॉयड हैं, जहाँ भी महिलाएं काम करती हैं, वो सेक्शन बहुत बड़ा है। जैसे आप फैक्ट्री में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, आकाशवाणी में जाते हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर हो जिसमें आप काम करते हैं, वो हर सेक्टर, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, या फिर एडहॉक में हो, या फिर वहाँ 2 दिन के लिए वो औरत आई है, मजदूरी कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो सब उस सेक्टर के लोग जो हैं, वो सारे जो महिलाएं हैं, वो उस जगह में उस सेक्सुअल हरासमेंट के नीति के अंतर्गत कवर रहेंगी। वैसी स्थिति में जो एम्प्लॉय का काम है वो ये है कि वो एक आईसीसी कमेटी गठन करेगा। जब भी ऐसा कोई भी 10 महिला से के लगभग का कोई अगर ग्रुप है, तो उसमें जो संस्था है वो एक आईसीसी कमेटी का गठन करेगा। उस आईसीसी कमेटी में जो सबसे अध्यक्ष जो होंगी वो महिला ही होंगी, जो सबसे सीनियर महिला होगी वो अध्यक्ष होंगी, और उसके साथ साथ जो महिला जो जितने बड़ी कमेटी है, उस कमेटी के हाफ जो मेंबर होंगे वो महिला होंगी, और उसके साथ साथ उसमें कोई वकील होंगी या फिर किसी एनजीओ का एक कोई सदस्य वहाँ पर होगा। इस तरह की कमेटी गठन की जाएगी, और उस कमेटी का पहला काम ये होगा कि जो महिला त्रस्त है उसके केस को लेगा, और उस केस का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो देखेगा। उसके अलावा कुछ और भी एविडेंस दिए जाते हैं, और जो गवाही है वो सबसे गुजरेगा, और उस गुजरने के साथ साथ में वो ये भी देखेगा कि जो महिला की सुरक्षा है, जिस वक्त में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये सब कार्रवाई चल रही है, उस समय में महिला सुरक्षित है कि नहीं है। अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो उसको जो भी बन पड़ेगा, चाहे तो उसका ट्रांसफ़र करे, चाहे उसको छुट्टी दे, पेमेंट के साथ छुट्टी दे, चाहे जैसा भी महिला कहती है कि मुझे इस तरह का आपका सहयोग चाहिए, तो उस तरह का उसको कमेटी को उसको सहयोग देना पड़ेगा। अब यह है कि महिला जिसके साथ ये घटना घटी है उसको क्या करना है। जो महिला के साथ अगर घटना घटी है तो ज़्यादातर तो ये होता है कि चुप रह जाओ, चुप रह जाओ, चुप रह जाओ, क्योंकि इज्जत की बात है। लेकिन उस महिला को 3 महीने के अंदर में उस कमेटी के सामने अपने जो भी घटना घटी है उसके बारे में एक आवेदन देना पड़ेगा, और उस आवेदन के साथ साथ उस महिला को अगर वो चाहे कि हाँ हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए या हमको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, तो वो देना पड़ेगा। और इसके साथ ही जब जो भी निकल करके आता है इसका सार इस केस का, उसके साथ कमेटी जो है या तो पनिशमेंट देगी या फाइन करेगी जिस भी व्यक्ति का अगर निर्णय करती है, या सुलह कराने का कोशिश करेगी। लेकिन इस सुलह कराने के दौरान में पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी तरह का पावर का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उस दौरान में जब आप महिला जो है वो अगर मान लीजिए बात साबित हो जाती है, तो उस बात को लेकर करके फिर आपको पुलिस के पास जाना होता है। यूँ तो ऐसे सरकार ने बहुत सारी इंटरनल कमेटी बनाई हुई है, ब्लॉक लेवल पर बनाने की बात हुई है, बनी हुई नहीं है। इस तरफ में बहुत ज़्यादा संगीन तरीके से या बहुत ध्यान दे करके कमेटी बनाई नहीं गई हुई है। लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कमेटी का होना आवश्यक है। अगर आपके कहाँ कमेटी नहीं है तो उस पर कई तरह के फाइन भी लगेंगे। पहली बार की गलती के लिए 50,000 लगते हैं, और अगर मान लीजिए 2-3 बार के बाद भी अगर आपका जो संस्थान है वो अगर कमेटी नहीं बनाता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। और इसके अलावा जो है आपको अपनी तरफ से भी महिलाओं के लिए भी है कि महिलाएं अगर गलत तरीके से केस करती हैं तो उनके लिए भी फाइन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के ही विरुद्ध में ये केस होगा, लेकिन अगर महिलाएं गलत केस दायर करती हैं तो महिलाओं के विरुद्ध भी है, उनको 1 लाख का जुर्माना हो सकता है और 2 साल का जेल हो सकता है। इसलिए आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो महिलाएं काम करती हैं वो अपने आप को सक्षम बनाएं इस बारे में कि उनके साथ इस तरह की घटना न घटे। हालांकि मैं जो निर्भया का कांड हुआ और जिस तरह से हुआ उस तरह से देखने के बाद हम लोग भारतीय सेंसिटिविटी को ये पता नहीं कि इस तरह की घटना भी घट सकती है। वो लड़की सिर्फ अपने एक मित्र के साथ फिल्म देखने जा रही थी। उस फिल्म देखने में उसके साथ ये घटना की किसने, किस तरह के लोग थे, सबों को मालूम है। चपरासी थे, ड्राइवर थे, बस के कंडक्टर थे, ऐसे लोग थे। क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं था कि इस तरह की घटना करने के बाद उनका होगा क्या, और यही वजह है जिसकी वजह से ये घटना घटती है। तो हर एक संस्थान का ये काम है कि अपने यहाँ होने वाले सारे कर्मचारियों या जो भी जिस तरह के लोग हैं उन लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम देते रहें,
और ये बताते रहें, क्योंकि भय बिनु प्रीत न होई गोसाई। अगर आपको डर नहीं है तो आपको ठीक से प्यार भी नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप इसके बारे में जानकारी रखें। और महिलाओं से भी एक मेरा निवेदन है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत रहें, अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहें, और साथ साथ ये भी देखें कि उनके साथ काम करने वाले कलीग जो हैं वो कंफर्टेबल रहें। थैंक यू। किसी को प्रश्न है, यहाँ पर आके प्रश्न पूछिए, मैडम आंसर करेंगे। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पीछे कोई भी। इसके बाद जगह बचती है क्या पूछने की? सब कोई को क्लियर है या कुछ जानना चाहते हैं? गर्ल्स, बॉयज, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इतने सरल शब्दों में आपने समझाया है कि सारी बातों से श्रोता अवगत हुए हैं। कानूनी प्रावधानों की जानकारी अति आवश्यक है ताकि लोगों में डर व्याप्त हो। श्रोताओं, इस संगोष्ठी के माध्यम से काफी जानकारी आप लोगों को मिली होगी। आधी आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी तब तक हम, हमारा समाज, हमारा देश सशक्त नहीं होगा। और लगता है आप काफी भावुक हो गए हैं और थोड़े सीरियस भी लग रहे हैं ना। सबसे पहले वंदना कुमारी से सुनते हैं ये गीत नारी सशक्तिकरण पर। नारी तू पहचान स्वयं। इतने बेहतरीन मंच पे मुझे बुलाया। रिस्पेक्टेड राजकुमार नाहर सर, नंदिनी मैम, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी को। महिला IIBM का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। महिला गीत का शीर्षक है महिला स्वावलंबन। फर्क नहीं खे अब ता मर्दाना जनाना, फर्क नहीं खे अब ता मर्दाना जनाना। अब देखा लड़कियन के आए
जमाना, अब देखा लड़कियन के आइल जमाना। फर्क नइखे अब ना मर्दाना जनाना, फर्क नइखे अब ना मर्दाना जनाना। अब देखा लड़कियन के आइल जमाना, 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 अब देखा लड़कियन के आइल जमाना। रिंकी जी ने तो समा ही बांध दिया। अभी रिंकी कुमारी से हम ये गीत सुन रहे थे, देखी लड़कन के आइल जमाना। और अब सुनते हैं वंदना कुमारी जी से, नारी तू पहचान स्वयं को। हेलो हेलो, एक बार फिर से मैं वंदना कुमारी यहाँ उपस्थित नंदिनी मैम और राजकुमार नाहर सर को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और आकाशवाणी पटना और IIBM इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देती हूँ। एक और गीत नारी सशक्तिकरण के ऊपर। नारी तू पहचान स्वयं को,
लक्ष्मी तू खप्पर वाली सरस्वती का ज्ञान है। अभी हम वंदना कुमारी से ये गीत सुन रहे थे। ढोलक पर संगत दे रहे थे विकास कुमार, हारमोनियम पर ओम प्रकाश चौबे, बांसुरी पर मोहम्मद सलीम और कंसी पर अशोक कुमार। और अगला गीत है मूल शिक्षा के कतना सखी बखानी और आवाज है वंदना कुमारी और रिंकी कुमारी। और ढोलक पर संगत दे रहे हैं विकास कुमार, हारमोनियम पर ओम प्रकाश चौबे, बांसुरी पर मोहम्मद सलीम और कंसी पर अशोक कुमार।
धन्यवाद आप सभी का। शिक्षा अनमोल है, कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपने गीत के माध्यम से ये बताया है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। हमारा कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती नंदिनी वर्मा को, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी पटना, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। आप सभी को पटना आकाशवाणी के इस G20 के विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। यह एक अद्वितीय मनोहरी कार्यक्रम रहा, जहां संगोष्ठी और संगीत के माध्यम से आपने जानकारी प्राप्त की। IIBM के ZHI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर A.K. नायक जी, ग्रुप डायरेक्टर प्रोफेसर रोहित सिंह जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मार्केटिंग प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना राय, मेंबर कंज्यूमर कोर्ट हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा शर्मा के संबोधन से हम काफ़ी जागरूक हुए और आगे के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना जी, आपका हिंदी बहुत ही अच्छा रहा। आप डर रहे थे हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन आपके भाषण सब बच्चों को ज्ञान और ऊर्जा से भर दिया। मेंबर स्टूडेंट काउंसिल IIBM के आर्या परमार को धन्यवाद, इतनी सुंदर तरह से अपनी बातों को रखने के लिए। हमें उम्मीद है यहाँ उपस्थित सभी अवश्य लाभान्वित हुए हैं। इतना सुंदर गीत प्रस्तुति के लिए रिंकी कुमारी, वंदना कुमारी और उनके साथ संगत कलाकार ओम प्रकाश चौबे, विकास कुमार जी, सब कोई बात कर रहे हो, हम बोले जा रहे हैं। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए वंदना कुमारी, रिंकी कुमारी और इनके साथ संगत कलाकार ओम प्रकाश चौबे, विकास कुमार, मोहम्मद सलीम और अशोक कुमार को धन्यवाद। IIBM के गणेश जी, हमारा साथ देने के लिए, कल की व्यवस्था सब देखने के लिए धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी, कार्यक्रम अधिशासी दूरदर्शन, और उनके पूरे दूरदर्शन टीम को, उपस्थित प्रेस एवं मीडिया, फोटोग्राफर, IIBM के टेक्निकल टीम, IIBM कॉलेज के छात्र छात्राओं और स्टाफ, आकाशवाणी की पूरी टीम, मुनील जी और नीरज कुमार श्रीवास्तव जी, आप सभी को धन्यवाद। जाने अनजाने में जो छूट गए हैं उन सभी को धन्यवाद। आपको बता दें, हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम आप दूरदर्शन पर देख सकते हैं 5:30 बजे 22 जुलाई को। वेबसाइट लिस्टिंग भी है newsonair.com पर। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ ऑन AIR। आप अपने एंड्रॉयड पे डाउनलोड कर सकते हैं हमारा न्यूज़ ऑन AIR ऐप को, और आकाशवाणी पटना क्लिक करिएगा तो हाँ, इस कार्यक्रम को आप 21 जुलाई को 11 बजे सुन सकते हैं। Even if a single person has benefited from this program of ours, it is a success। सार्थक हुआ हमारा ये प्रसारण। बहुत कुछ जो चल रहा था बच्चों के मन में, उसका हल प्राप्त हुआ है। जीवन की शुभकामनाएं और आगे के पूरे सफ़र के लिए आप सफल रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शांति और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। एक बार फिर से IIBM को आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर अरेंजमेंट्स के लिए। रोहित जी, थैंक्स फॉर बीइंग देयर एंड फॉर आंसरिंग टू ऑल माय क्वेरीज। और असुरक्षित स्थान तो कदापि नहीं है। क्या हम इस इंतज़ार में हैं
कि कोई विशाखा, निर्भया या भवरी देवी आए और उनके अस्तित्व को दांव पर लगने से समाज जागेगा। नहीं, अब हमारे पास कानून का सुरक्षा कवच है। अब चुप बैठने का समय नहीं है। आज नारी सशक्तिकरण का समय है। आज सचमुच नारी के समक्ष एक कठिन चुनौती है। या तो वह इन चुनौतियों का मुकाबला करे या 19वीं सदी में लौट घूंघट डाल चूल्हे में फूंक मार आंखें लाल करती रहे। लेकिन नहीं, नारी ने आज स्वतंत्रता को समझा है। उसे सहज ही गंवाना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। एक दो क्या, कई कई जिम्मेदारियों से दो चार भी हो सकती है, क्योंकि आज वह दोहरे आत्मविश्वास के दर्द से लबरेज है। उसे अपने होने की सार्थकता सिद्ध करनी है। उसे अपनी अस्मिता बचानी है। अपने घर पर, समाज पर, दुनिया पर उसकी बराबरी की साझेदारी है। इस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभा सकती है, निभाएगी भी। वह रणचंडी है। उसे 2 नहीं 10 हाथ हैं और उसने हार मानना नहीं सीखा। हे सर्वमंगले तुम महती, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती, कल्याणमयी वाणी कहती, तुम क्षमा निलय में हो रहती। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगंतुक सभी माननीय वक्ताओं और धैर्यवान श्रोताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।